हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के पार्ट में मैंने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को कवर करके रखा, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। आधुनिक इतिहास का आज का हमारा टॉपिक है गांधी इरविन समझौता के बारे में बात करेंगे। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या करा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था, तो इसको याद रखना। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था, तो इसको याद रखना। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कर रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था, इसको याद रखना। द्वितीय गोल सम्मेलन के बाद में ये बनाया गया था। इस सम्मेलन में राजनीतियों की कुटिल चार की सांप्रदायिक समस्या उभर कर आई। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ ही एक नए पंचायत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया, तो इसको याद रखना। यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद में हुआ था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो उसको याद रख। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये चला था। स्थान कहाँ, ये कहाँ पर चला था, तो लंदन में चला था, इसको याद रखना। सेंट जेम्स पैलेस में चला था। उद्घाटन की बात करेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। दलितों की तरफ से भीमराव अम्बेडकर भी शामिल हुए थे, तो इसको याद रखना। वहीं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य में चला था। स्थान की बात करेंगे सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। दलितों की तरफ से अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो उसको याद रखना। वही तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के मध्य में हुआ था। ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर तैयार कर लेना। यहाँ से पुटअप किए जाते हैं क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। 1930 से 1932 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कथन कौन सा कथन सही है, इसकी पहचान करना। कथन एक क्या करा। गोलमेज सम्मेलन संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश शासन के तहत भारत की भावी सरकार पर चर्चा करने के लिए आयोजित किए गए थे, तो इसको याद रखना। कथन नंबर 1 हमारा सही है। कथन नंबर 2 क्या करा। महात्मा गांधी ने 1931 में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इसको याद रखना। ये था, तो ये भी कथन सही है, तो इसको याद रखना। 1 और 2 दोनों कथन हमारे सही हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। वर्ष 1930 से 1932 में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक सुधारों एवं ब्रिटिश शासन के तहत भारत के भावी सरकार पर चर्चा करना था, इसको याद रखना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य में चला था। इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस के सदस्य ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो इसको याद रखना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई भी कांग्रेस के सदस्य नहीं भाग लिए थे। टोटल 89 प्रतिनिधि भाग लिए थे गोलमेज सम्मेलन में, प्रथम वाले में। गांधी इरविन समझौता यानी पूना पैक्ट के बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य में आयोजन किया जाता है, जिसमें गांधी जी भाग लेते हैं, तो इसको याद रखना। तो इसको याद रखना गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो इसको याद रखना 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया गया था, तो उसको याद रखना। 1930 में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, प्रथम वाले की बात करेंगे, और द्वितीय हमारा 1931 में आयोजन किया जाता। इसके व्याख्या में देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की आयोजन की बात करेंगे तो 1930 में हुआ था। इस गोलमेज सम्मेलन में
अली जिन्ना द्वारा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करेंगे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड को दी गई सिफारिश और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर हुई थी, तो इसको याद रखना। यहाँ पहली बार भारतीय और ब्रिटिश बराबरी के स्तर पर मिल रहे हैं, तो इसको याद रखना। पूछा जा सकता है भारतीय और ब्रिटिश वह कौन सा सम्मेलन था जिसमें बराबरी के स्तर पर मिले थे, तो उसको याद रखना। गोलमेज सम्मेलन में बराबरी के स्तर पर मिल रहे हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य में यह लंदन में चलता है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी, तो उसको याद रखना। कौन सी उल्लिखित थी? सबने अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, ये उल्लिखित थे उसमें। मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, इसको याद रखना। इस समझौते में गांधी ने निम्नलिखित शर्तें स्वीकार की। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी। पुलिस द्वारा की गई बर्बरता की जांच की मांग छोड़ दी जाएगी। ये प्रमुख उसमें समझौते हुए थे गांधी इरविन के बीच में, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसको याद रखना। 1931 में गांधी इरविन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था 1931 में। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो उसको याद रखना। किसने भाग लिया था? सरोजिनी नायडू जी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ। इसकी व्याख्या में देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली सरोजिनी नायडू जी ने भाग लिया था, जो गांधी जी के साथ SS राजपुताना नामक जहाज से 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए इंग्लैंड पहुंची थी। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधित्व के रूप में हिस्सा लिए थे। इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधित्व हिस्सा लिए थे, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था, तो उसको याद रखना। सितंबर 1931 से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो उसको याद रखना। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो इनको याद रखना। रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। आइए इसकी व्याख्या में बात कर लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा, भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 ईस्वी के मध्य में गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधित्व भाग लिए थे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य में चला था। वहीं तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक के ये चला था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधित्व के रूप में मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिसमें कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था, तो इसको याद रखना। इन्होंने 11 मांगे की थी। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में प्रतीत हुआ, तो उसको याद रखना। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक मात्र पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करना,
महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम यानी चेतावनी की तरह था, तो उसको याद रखना। उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन करेगी। लॉर्ड इरविन ने मांगें नहीं मानी और गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का आरंभ कर दिया। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते में एक पत्र में वर्णित 11 सूत्रीय मांगों में कुछ मांगों को इरविन ने मान लिया, तो इसको याद रखना। गांधी जी ने अपने पत्र में कुल 11 सूत्रीय मांगें की थी, जिसमें से कुछ ही स्वीकार किए गए थे। टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन से। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पुटअप किए गए, उसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या करा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन रामप्रसाद बिस्मिल से संबंध नहीं था, तो इसको याद रखना। अनुशीलन समिति या ये हमारा रामप्रसाद बिस्मिल से संबंध नहीं था, तो इसको याद रखना। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा। अनुशीलन समिति मुख्यतः बंगाल आधारित क्रांतिकारी संगठन था जिसका रामप्रसाद बिस्मिल से कोई संबंध नहीं था, जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर किया था, तो इसको याद रखना। यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। मातृदेवी इनका प्रारंभिक संगठन था। यह विशेष रूप से शाहजहां क्षेत्र में सक्रिय था, तो इसको याद रखना। यह अनुशीलन समिति के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसको याद रखना। दादा भाई नौरोजी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो इसको याद रखना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 ईस्वी में किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारत की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना था और भारतीयों की समस्याओं के लिए जन समर्थन जुटाना था, तो इसका उद्देश्य यही था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसको याद रखना। 1924 में की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में की गई थी, तो इसको याद रखना। इसके संस्थापक सदस्य रामप्रसाद बिस्मिल, सचिन सनियाल और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर किया था इसकी स्थापना, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित था, तो इसको याद रखना। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था, तो उसको याद रखना। इसके मुख्यालय की बात कर लेते तो सैन फ्रांसिस्को में था। इस पार्टी की स्थापना की बात करते तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था, तो उसको याद रखना। गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। हिमालय की मंडी की जनता ने स्थानीय स्वशासन एवं उसके वजीर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से तंग आकर सन 1914 से 1915 में गदर पार्टी के भाई हृदय राम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था, तो इसको याद रखना। इसे गदर गूंज या गदर संदेश या ऐलान जंग के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। निम्नलिखित में से कौन सा अरविंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था, तो इसको याद रखना। निष्क्रिय प्रतिरोध इसका मुख्य हिस्सा था। अरविंदो घोष एक भारतीय दार्शनिक, योगी, कवि और राष्ट्रवादी थे, तो इसको याद रखना। इनके जन्म की बात कर लेते हैं। 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने भारत की राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के दौरान सामाजिक परिवर्तन के लिए एक तकनीकी रूप से निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग किया था, तो उसको याद रखना। इन्होंने यह विचार आयरलैंड के निष्क्रिय प्रतिरोध से लिया था, तो उसको याद रखना, जो गांधी जी के निष्क्रिय प्रतिरोध से बिल्कुल अलग था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और फिलिंदा ब्लैंक आपको भरना है ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। उद्देश्य जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था।
और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था। तो भगत सिंह और किसने मिलकर फेंका था, तो इसको याद रखना, भगत सिंह और वीके दत्त दोनों लोग ने मिलकर 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था असेंबली में। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों लोगों ने मिलकर दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। उनका उद्देश्य था, जैसा कि उनके पत्र में समझाया गया था, कि किसी की जानलेवा हमला नहीं था, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना था। तो इसको याद रख। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खान को किस जेल में कैद किया गया था, तो इसको याद रखना, फैजाबाद के जेल में कैद किया गया था। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद के जेल में रखा गया था। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही एट डाउन ट्रेन रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था। इसे ही काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो उसको याद रखना, काकोरी कांड पूछा जाता है। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। सरकारी लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें 4 लोगों ने अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल तथा रोशन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, तो उसको याद रखना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था। काकोरी षड्यंत्र में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा किया गया था। तो उसको याद रखना। गदर पार्टी की स्थापना की बात करते हैं 1913 में किए थे। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने किया था। अनुशीलन समिति की बात करेंगे 1902 में इस स्थापना हुई थी। अरविंद घोष एवं पी मित्रा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अभिनव भारत की बात कर लेते हैं 1904 में इसकी स्थापना होती है। विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना किए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना की बात करते हैं 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की बात करते हैं 1924 में इसकी स्थापना होती है। सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, ये तीनों लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना किए थे। आगे बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करेंगे 1928 में इसकी स्थापना होती है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह दोनों लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना किए थे। तो ये सभी संगठन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो इनको जरूर तैयार कर लेना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था, तो उसको याद रखना, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। आगे देख लेते हैं, इसकी व्याख्या हम देखते हैं। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। बम गलती से कैनेडी की गाड़ी पर जाकर गिरा था, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस 18 वर्ष की एज में 11 अगस्त 1908 ईस्वी में फांसी दी जाती है। तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, स्वतंत्रता सेनानियों भगत और राजगुरु को फिल इन द ब्लैंक आपको वरना फांसी की सज़ा दी थी। तो उसको याद रखना, कब दिया था, 1931 में तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई थी। आगे बात कर लेते हैं, इसकी व्याख्या हम देखते हैं। लाला लाजपत की राय की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा था। चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, अन्य क्रांतिकारियों ने उनकी मौत का बदला लेने का निर्णय लिया और उन्होंने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी में ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या के बाद आरोप में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों लोग गिरफ्तार होते हैं। 23 मार्च 1931 में इनको फांसी दी जाती है। तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से
कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, तो उनको याद रखना। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, वह क्रांतिकारी नेता नहीं थे, जबकि अन्य सभी क्रांतिकारी नेता थे, तो उनको याद रख। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी, तो उनको याद रखना। इलाहाबाद में। इसकी व्याख्या हम देख देते हैं। 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आज़ाद सुखदेव अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आज़ाद ने पिस्तौल निकाला, गोलियां चलानी शुरू कर दी, सुखदेव को वहां से भगा दिया, तो उन्होंने अपने आप को गोली मार लिया। पुलिस के हाथ नहीं आएंगे और बच्ची गोली स्वयं पर दाग ली थी, तो उसको याद रखना। ये इन्होंने आत्म बलिदान दे दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया था, तो उनको याद रख। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था, तो इसको याद रखना। किसके द्वारा लिखा गया था? भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखा गया था, तो इसको याद रखना। भगवती चरण बोहरा ने बम द दर्शन का लेख लिखा था, तो उनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था, तो उसको याद रखना। बी.डी. सावरकर द्वारा किया गया था। सन 1904 में क्रांतिकारियों में विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर ने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था, तो उसको याद। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा, गदर आंदोलन के नेता कौन थे, तो उनको याद रखना। हरदयाल जी थे। आगे बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या में। गदर पार्टी गुलाम भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना था। इसकी स्थापना की बात करते हैं 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता लाला हरदयाल जी थे। इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, सोहन सिंह भाकना थे। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी, तो उनको याद रखना। जतिन दास जी थे। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। जतिन दास अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक कैदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु 13 सितंबर 1929 में हो गई थी इनकी, तो उनको याद रखना। जतिन दास की बात कर लेते हैं। HSRA के क्रांतिकारी थे। उन पर भी लाहौर षड्यंत्र के केस में मुकदमा संयुक्त रूप से चल रहा था, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंट्स मजिस्ट्रेट थे, तो उनको याद रखना। किंग्सफोर्ड थे। 1908 ईस्वी में D.H. किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फर जिले के न्यायाधीश थे। उन पर 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। किंग्सफोर्ड बच गया, परंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, परंतु खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को 18 वर्ष की एज में खुदीराम फांसी दे दी जाती है, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी, तो उनको याद रखना। वीर सावरकर ने इसकी स्थापना की थी, मुक्त भारत समाज की। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने की थी, तो उसको याद रखना। वीर सावरकर के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। जब वह छात्र थे और इंडिया हाउस में रहते थे, उस दौरान अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के
क्रांतिकारी दलों का गठन किया था, तो उसको याद रखना। उसमें से प्रमुख थे, इन्होंने अभिनव भारत तथा मुक्त भारत समाज जैसी संस्था की स्थापना की। बी.डी. सावरकर ने 1909 में 1857 के विद्रोह पर किताब लिखी थी, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते थे, तो उनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है, निम्नलिखित का मिलान करना है। राम प्रसाद बिस्मिल की बात कर लेते हैं। तो काकोरी कांड से षड्यंत्र, राम प्रसाद बिस्मिल की बात कर लेते हैं तो काकोरी षड्यंत्र से इनका जुड़ा हुआ मामला था। वही हम बात कर लेते हैं सूर्यसेन की। तो सूर्यसेन का हमारा चटगांव शस्त्रागार छापामार से इनका षड्यंत्र था। अरविंदो घोष की बात कर लेते हैं तो इनका अलीपुर बम मामला का केस था, तो उनको याद रखना। भगत सिंह की बात कर लेते हैं तो भगत सिंह हमारे लाहौर षड्यंत्र मामले में संलिप्त थे। अब इसके व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा, काकोरी कांड 19 अगस्त 1925 ईस्वी में रामप्रसाद बिस्मिल सहित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 क्रांतिकारी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। इन्होंने लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन की काकोरी में रोककर सरकारी खजाना लूट लिया था, तो उनको याद रखना। काकोरी कांड पूछा जाता 9 अगस्त 1925 में हुआ था, रामप्रसाद बिस्मिल सहित इसमें एचआरए के जितने सदस्य थे सभी शामिल थे। आगे बात कर लेते हैं। चटगांव आर्मरी रेड सूर्यसेन दा या मास्टर दा ने की थी, तो उनको याद रखना। पश्चिम बंगाल के चटगांव बंदरगाह पर 18 अप्रैल 1930 को हमला किया गया। यही विद्रोह चटगांव छापा के नाम से भी मशहूर है, तो उसको याद रखना। चटगांव छापा मार कब, तो याद रखना इसको 18 अप्रैल 1930 में हुआ था। अलीपुर षड्यंत्र केस की बात कर लेते हैं तो वर्ष 1908 में 34 व्यक्तियों की अवैध शस्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिनमें अरविंदो घोष छूट गए। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में कर्मयोगी पत्र निकाला, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। लाहौर षड्यंत्र मामला बात कर लेते हैं। 1929 में हुआ था। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट की हत्या की साजिश रची, लेकिन गलती से सैंडर्स की हत्या हो गई थी, तो उसके आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसको याद रखना। ये सभी इम्पोर्टेंट थे। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे, तो उनको याद रखना। इलाहाबाद में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए। इसी के साथ उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियां समाप्त हो गई थी, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे, तो उनको याद रखना। तो इनको याद रखना, राजा महेंद्र प्रताप थे। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारत के भीतर और बाहर दोनों क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप थे। इन्होंने दिसंबर 1915 में भारत की प्रथम निर्वासित अस्थायी सरकार की घोषणा काबुल में की। राजा महेंद्र प्रताप इस सरकार में राष्ट्रपति थे, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व फिलिंद अबलेंग आपका वर्णन ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था, तो उसको याद रखना। गणेश घोष ने कब्जा किया था। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों के एक समूह ने पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। इसे चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता, तो उसको याद रखना। भारत छोड़ो आंदोलन से देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पुटअप किए गए हैं, उसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या करा।
भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो इसको याद रखना। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। इसी दिन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो उसको याद रखना। कौन सा प्रतिक्रिया था, क्रिप्स मिशन की विफलता थी। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता पर चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया, तो इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ था, तो इसको याद रखना, 8 अगस्त 1942 को। आगे बात कर लेते हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, तो इसको याद रखना, 1942 में स्टार्ट किया था। ये लेखपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको इसका डेट याद कर लेना। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, तो इसको याद रखना। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो दोनों याद। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया गया था, तो इसको याद रखना। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया गया था। हमें देख लेते क्या कह रहा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, तो इसको याद रखना। 8 अगस्त 1942 को यह पारित होता है। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं, तो इसको याद रखना। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति फिल इन द ब्लैंक आपको भरना सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था, तो इसको याद रखना। ये मुंबई से स्टार्ट किए थे। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक यानी मुंबई में होता, तो इसको याद रखना। यहीं पर 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार किया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को होती है, तो इसको याद रखना। इसी को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए गए हमने डिस्कस कर लिया। इसका मेन क्वेश्चन यही पूछा जाता है, डेट याद रखना, करो या मरो का नारा याद रखना, इसी में दिया गया था। ये कब पारित हुआ था और कब शुरुआत किया गया था, दोनों में अंतर है, तो दोनों याद रखना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था, तो इसको याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कैबिनेट मिशन के तहत अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री के पद साथ साथ राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले का विषय भी था। सरदार पटेल गृह मंत्रालय संभाल रहे थे और सूचना प्रसारण विभाग भी, दोनों के मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर लेते, खाद्य और कृषि मंत्री थे, तो इनको याद रखना। राजगोपालाचारी की बात कर लेते हैं, तो ये हमारे शिक्षा विभाग के मंत्री थे। तो ये सभी हमारे अंतरिम सरकार के। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था, तो उसको याद रखना, कैबिनेट मिशन था। इसके व्याख्या हम देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 के संदर्भ में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की गई। ब्रिटिश सरकार भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता प्रदान करती है, अतः भारतीयों को
स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके साथ ही पूर्ण पाकिस्तान के गठन की अस्वीकार कर दिए थे, तो उनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में फिल इन द ब्लैंक आपको भरना था, किसके प्रमुख थे, तो उसको याद रखना। बलदेव हमारे रक्षा मंत्री थे। व्याख्या देखते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल सदस्यों में बलदेव रक्षा मंत्री विभाग संभाल रहे थे, सी राजगोपाला शिक्षा विभाग संभाल रहे थे, आसफ अली को रेलवे और मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली खां को वित्त का कार्यभार सौंपा गया था, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में थी, तो उसको याद रखना। लेबर पार्टी थी उस समय। इसके व्याख्या में देते हैं। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के वक्त इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी, जिसके तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। लेबर पार्टी की आगे बात कर लेते हैं। लेबर पार्टी की स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसमें फिल इन द ब्लैंक आपको भरना सदस्य शामिल थे, तो इनको याद रखना। कितने सदस्य शामिल थे, 3 सदस्य थे। इसके व्याख्या में देखते हैं। बस 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी, जो कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्यीय आयोग की गठन किया गया था, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो उसको याद रखना। सर जॉन साइमन इसके सदस्य नहीं थे, ये साइमन कमीशन के सदस्य थे, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आज़ाद हिंद फौज। आइए देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या करा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो उसको याद रखना। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था 1939 में। इसको याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य बंगाल में राजनीतिक वामपंथ और प्रमुख समर्थन आधार को मजबूत करना था, तो उसको याद रख। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी, तो उसको याद रखना। रास बिहारी बोस ने सौंपी थी। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता रास बिहारी बोस द्वारा सौंपी गई थी। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते वर्ष 1943 में सिंगापुर में उन्हें यह नेतृत्व सौंपा गया था, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो उसको याद रखना। मणिपुर में स्थित है मोइरांग, वहीं पर उन्होंने ध्वज को फहराया था। व्याख्या में देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA झंडा फहराया था। वह शहर वर्तमान में मणिपुर राज्य में स्थित है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे, तो उनको याद रखना। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर आए थे। इसके व्याख्या में देखते हैं। रास बिहारी बोस के नियंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया आए थे। यहाँ उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता तथा INS प्रमुख की कमान संभाली थी, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज शामिल था, तो उसको याद रखना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद
फौज के शामिल था, तो उसको याद रखना। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो जापान में 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी, तो उसको याद रखना। इसकी स्थापना का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। इस फौज में लगभग 85,000 सैनिक शामिल थे, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या करा, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था, तो उसको याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय फौज था। इसके व्याख्या हम देख लेते हैं। जापान में रह रहे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किए थे, तो उसको याद रखना। आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार कैप्टन मनमोहन सिंह के मन में आया था। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। बाद में यह चल के आज़ाद हिंद फौज का कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी जाती है। आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का एक अग्रदूत थी, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या करा, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी, तो उसको याद रखना। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ा था। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी। आज़ाद हिंद फौज का गठन 21 अक्टूबर 1943 को मनमोहन सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है, तो इसको याद रखना। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा था, तो इसको याद रखना। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी बोला जाता है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी, तो इसको याद रखना। अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे नेताजी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना अक्टूबर 1943 में किए थे। सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे। 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे, तो उसको याद रखना।